वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डे पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, डे बाय डे मैं आपको क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, आपको वो अच्छे तरीके से तैयार करते चले। जो भी क्वेश्चन या जो क्लासेस आपकी मिस हो चुकी है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको मैं किसी दिन डबल क्लास देकर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड करो और तुरंत ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि मैं आपको मैथ और फिजिक्स की जो भी आपकी प्रॉब्लम है सभी उस ग्रुप पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, जितने भी लोग हो चुके हो, जितने लोगों ने ई बुक डाउनलोड कर ली है, वो ई बुक का रिव्यू ज़रूर शेयर करें, जिससे दूसरों को हेल्प मिले कि क्या वो हेल्पफुल है आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सी विद्यालय में खिलाड़ियों की संख्या, यानी कि जो आपके स्कूल्स होते हैं उससे आपकी टीम्स होती हैं, उसमें आपको बोल रहा है कि खिलाड़ियों की संख्या आपको बोल रहा है बास्केटबॉल में 21 है, हॉकी में 26 है, फुटबॉल में 29 है, हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है ज़्यादा बड़ा हो जाता है शॉर्ट में लिख दिया है, हॉकी और बास्केटबॉल में 14 है, फुटबॉल और बास्केटबॉल में 12 है, हॉकी और फुटबॉल में 15 है, हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल में 8 है। तो तीनों खेलों को खेलने वालों की संख्या, यानी कि टोटल जो प्लेयर है वो कितने हैं, आपको ये बताना है टोटल प्लेयर कितने हैं। डायग्राम का क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे इंटेंशन के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन तोड़ना कैसे है डायग्राम वाला। ठीक है, तो 3 चीज़ें दे रहा है आपको, तो 3 गोले बना लो सबसे पहले तो। ठीक है, 3 चीज़ें दे रहा है तो 3 गोले खींच लो। देखो ये मान के चलो फुटबॉल का है, ये मान के चलो बास्केटबॉल का है, और बास्केटबॉल फुटबॉल और क्या सर आपका हॉकी, ये मान के चलो हॉकी का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कब भी दिखे कहाँ से चलना है सर, पीछे से चलो, बैक से चलना है आपको। तो बैक से जब आओगे तो हमें क्या दिखेगा, हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी कि तीनों खेलों को, जो तीनों खेल खेलते हैं वो कौन से, वो दिख रहा है। देखो इस गोले में देखो आपको कौन सा पार्ट ऐसा दिख रहा है जो तीनों लोगों को आ रहा है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है जो तीनों में आ रहा है ना। तो ये तीनों कितने आपके पास, ये 8 दे रखे हैं। ठीक है सर, अब थोड़े और बैक जाओ, वहाँ देखो हॉकी और फुटबॉल वाले कितने, 15 है। हॉकी और फुटबॉल का पार्ट कौन सा है सर, ये वाला है। इसमें आपके कितने आ चुके हैं, 8 आ चुके हैं। ले ले कितने, 50 ले ले, कितने बचे, 7 बचे, तो 7 यहाँ आ जाएगा। थोड़ा और बैक आओ, फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने हैं, देखो ये आपका फुटबॉल और बास्केटबॉल का पार्ट यही तो आपका। तो आपको ले ले कितने सर, इसमें 12 कितने आ चुके हैं, 8 कितने और लोगे, 4 चाहिए। ठीक है सर, थोड़ा और बैक आओ, हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है हॉकी और बास्केटबॉल कितने, 14 है। यानी कि हॉकी और बास्केटबॉल का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। तो इसमें से आपके कितने आ चुके हैं, 8 आ चुके हैं। ले ले कितने सर, 40 ले ले, कितने और बचे, 6, तो यहाँ भर दो इसे। थोड़ा और बैक आओगे तो फुटबॉल के कितने सर, 29, फुटबॉल के 29 है, लेकिन आप कितने चुके हैं, 4 ही आ गए, 8 ही आ गए, 8 और 4 12 और 7 19 आ चुके हैं आपके। लेने कितने, 29, यानी कितने बचे, 10 बचे। थोड़ा और बैक आओगे, हॉकी के आपके कितने हैं सर, 26 है। हॉकी कहाँ है, जहाँ है, 26 लेने आपको, लेकिन आए कितने हैं, 8 और 6 14 और 7 21 लेने कितने हैं आपको, 26, 5 और बच गए सर, 5 यहाँ भर दो। थोड़ा और बैक चलोगे तो वहाँ पहुँचोगे कि सर आपके बास्केटबॉल में कितने बोल रहा है सर, 21 बोल रहा है। अब 21 में से आपको लेने कितने हैं, बास्केटबॉल में कितने आ चुके हैं पैसे, देखो 8 ये और 4 ये, 8 और 4 12 और 6 18 आपके आ चुके हैं। लेने 21 है तो सर 3 और ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, पूरे हो गए इसमें। अब वो पूछ रहा है कि तीनों खेलों को खेलने वालों की संख्या कितनी है, यानी कि कुल कितने खिलाड़ी हैं। तो सर कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछ गई है, तो देखो 10 और 7 17 और 3 20 हो जाएंगे, 20 और 10 ये 6 और 4 10 होते हैं 40, और 8 और 5 13, यानी कि 43 प्लेयर। ऑप्शन नंबर जो आपका ABC है, ठीक है ऑप्शन नंबर जो C है वही आपका राइट आंसर है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डायग्राम वाला क्वेश्चन कभी भी देखे बैक से चलो, पीछे से चलो डायग्राम बनाते हुए। देखो तीनों वाला पार्ट कौन सा है, 2 वाला पार्ट कौन सा है, फिर सेकंड 2 वाला पार्ट कौन सा है, फिर थर्ड 2 वाला पार्ट कौन सा है, अलग अलग रखते जाओ, कितने उसमें पहले आ चुके हैं, कितने और रखने हैं। इस इंटेंसिटी के साथ आप करोगे बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 8y माइनस 3 बराबर 0 द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई। एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड सर आपका होता क्या है, 2 अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी यहाँ लगाओ, तो 2 अंडर जी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से 1/2 करोगे, यानी कि इसका आधा करोगे, क्योंकि यहाँ होता क्या सर आपका 2gx ही तो होता है, तो 2 से इसमें भाग लगाओगे, यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा सर आपका 4, क्योंकि जी स्क्वायर होता है, माइनस सी कितना है आपका सर, सी आपका -3 है, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 और 3 7, यानी कि 2√7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो
ए है वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु कहलाता है। ये 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो रहा है ये है, और 2 क्वेश्चन अभी और कराता हूँ इसकी जस्ट बात। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट से हैं और ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लंब समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो लंब समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होता है आपका सर, लंब समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका परिकेंद्र। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं। देखो जो इसके बाद जो दोनों क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कोण समद्विभाजकों का संगमन बिंदु कहलाता है। जो आपके कोण समद्विभाजक होते हैं, ठीक है, कोण समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होता है सर आपका, वो आपका क्या कहलाता है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो आपका ये क्या पूछा जा रहा है, कोण समद्विभाजकों का संगमन बिंदु। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो और ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो सर जो कोण समद्विभाजकों का संगमन बिंदु कहलाता है वो होता है आपका अंतः केंद्र। ऑप्शन नंबर बी होता है। ये वृत्त का अंतः केंद्र ही तो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु। जो आपके शीर्ष लंब होते हैं उनका आपका संगमन बिंदु क्या कहलाता है, तो सर वो कहलाता है आपका परिकेंद्र। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आपको करा दे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको भी आपको तैयार करना है। ये मैं सोचना कि मैथ में थ्योरेटिकल नहीं आता है, भाई आता है। ठीक है, आपके कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक समकोणीय प्रबल की उत्केंद्रता पूछी जाती है सबसे ज्यादा, क्योंकि होती है √2 होती है, मैं आपको करा चुका हूँ, ध्यान रखना उसे भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा जिसकी बिंदु -1,3 से दूरी 5 सदैव 5 इकाई हो। ठीक है, जो बिंदु है -1 है और 3 है, इससे आपकी जो दूरी है वो सदैव 5 इकाई है। ठीक है, तो सदैव मतलब बोल रहा है, मान के चलो ये आपका होगा पॉइंट में किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए वृत्त का होगा। कैसे होगा सर, मान के चलो यहाँ है, जब आपने यहाँ से दूरी मापी तब भी इतनी थी, यहाँ से इस तरीके इधर मापी, इधर मापी, इधर मापी, कहीं से भी आपने दूरी मापी वो बैठी आपकी कितनी 5 ही बैठी। यानी कि ऐसा किस टर्म में होता है, आपकी दूरी किस टर्म में आपकी क्वेश्चन आती है, जब उसकी जो त्रिज्या होगी वो समान होगी, तो वो क्या होगा आपका वृत्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि z बराबर 2 + 3 आइटा √3 आइटा प्लस आप तो पूछ रहा है आपको z और z बार। सर z बार होता क्या है, z बार होता है, आप यहाँ पर माइनस लगा दो, यानी कि आइटा को माइनस आइटा लिख देते हैं z बार में, तो हो जाएगा 2 - √3 आइटा, इतना हो गया। अब आप इनका गुणा कराओगे, क्योंकि आप गुणे में लिख रहे हैं, तो जब आप इसे लिखोगे यहाँ पर इस तरीके से कि 2 + √3 आइटा और 2 - √3 आइटा, आपको क्या दिख रहा है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, a² - b², तो 2 का वर्ग 4 माइनस b का वर्ग, यानी कि इसका आइटा का स्क्वायर का वर्ग कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 7 हो जाएगा, तो प्लस के 7। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि n न्यूनतम पूर्णांक है, आपका जो n है वो न्यूनतम पूर्णांक है, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि आपका वो n का जो न्यूनतम पूर्णांक है वो है कौन सा। न्यूनतम पूर्णांक तो है n, लेकिन n की वैल्यू कितनी होगी वो आपको भी बतानी है। 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी या 16 होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा समीकरण दे रखा है सर, इसे सेटिस्फाई करा कर देखो कि हम इसे सॉल्व करें इतने को और एक आ जाइए, कैसे आएगा आपका, तो आप यहाँ जब रखोगे 4, ठीक है, वो आपका 8 से भी आ जाएगा, 12 से भी आ जाएगा, 16 से भी आ जाएगा। ये समीकरण जो है वो आपका इन चारों से सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन सर आंसर आपने एक कैसे लगा दिया, आंसर एक कैसे लगा दिया, तो सर उसके लिए आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उसने बोला है न्यूनतम, तो न्यूनतम 8, 12 और 16 में से न्यूनतम कौन सा है सर, आपका 4 है, तो 4 ही आपका राइट आंसर है। आएगा कैसे वो देखो, जब आप 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर कर लोगे, क्योंकि आपकी पावर कितनी है सर, आपकी 4 है, तो मैं 2 और 2 में तोड़ लिए, तो 1 + आइटा का होल स्क्वायर कितना होता है सर आपका 2 आइटा, और 1 - आइटा का होल स्क्वायर रहता है माइनस का 2 आइटा, इससे एक कटेगा कितनी बार -1 बार, और -1 का स्क्वायर करोगे यानी कि +1, तो +1 हमें इधर मिल गया, किससे मिला है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। हमें 8 से भी मिल जाएगा, 12 से ही मिल जाएगा, 16 से भी मिल जाएगा, लेकिन सर उसने पूछा न्यूनतम, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि n धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक हो, तब भी यहाँ भी आपकी वही कंडीशन दे रखी है, इसे भी सेटिस्फाई कराओ। तो जब आप यहाँ 2 रखोगे, 2 रखना तो क्या हो जाएगा, पहले देखो 2 रखोगे तो 1 + आइटा का होल स्क्वायर की पावर 2, इस तरीके से तोड़ लो, बराबर 1 - आइटा का होल स्क्वायर की पावर 2। क्यों, क्योंकि हमने n बराबर 2 रखा है, 2 दूनी 4 हो जाएगी, 4 को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। और देखो 1 + आइटा का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आइटा, तो 2 आइटा हो जाएगा, 2 आइटा और 2 आइटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर आपका 4 आइटा स्क्वायर,
ठीक है, 4 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ देखो 1 माइनस आइटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 आइटा, और माइनस के 2 आइटा का वर्क करोगे तो 4 आइटा स्क्वायर इतना बराबर आ रहा है, दोनों कंडीशन दोनों बराबर आ रहा है। किससे बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, लेकिन सही कौन सा होगा सर, उसने बोला है एन जो है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए, उसका भी ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं को मिलाकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं यदि उनमें 6 बिंदु हैं जो वो सररेखीय हो। ठीक है, समतल है, उसमें आपके 10 बिंदु हैं, मान के चलो मैं उन 10 बिंदुओं को इस तरीके से मानता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे टेढ़े मेढ़े बिंदु है वो बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से है, और वो बोल रहा है कि उनमें 6 बिंदु है वो सररेखी। सररेखी का मतलब क्या है, मान के चलो किसी एक ही रेखा में आपके वो 6 के 6 बिंदु आ रहे हैं। अब देखो इन सभी बिंदुओं को मिलाकर आपकी कितनी रेखा बन गई, एक रेखा बन गई, एक रेखा बन गई ना, लेकिन इस रेखा का मतलब इसमें क्या बचा फिर, इसका मतलब क्या बचा फिर, इसका मतलब क्या बचा, तो ये तो फालतू आ गई इसमें, ये तो फालतू आ गई ना, इतने बिंदुओं से मिलाकर बनी तो आपकी एक ही रेखा। तो पहली बात तो ये कि आपको एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होगी, मान चलो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो 2 बिंदु होने चाहिए तब रेखा बनाओगे, लेकिन एक बीच में पॉइंट आएगा उसकी आपको जरूरत नहीं थी। अगर एक बीच में भी आपका एक बिंदु आ गया तो उसकी जरूरत थी आपको, फिर भी आपकी रेखा तो बन जाएगी, नहीं जरूरत हुई तो भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है सर कि वो जब भी कंडीशन बोले कि रेखा खींची जा रही है तो सबसे पहले आपको क्या पता है कि NC2, क्यों, क्योंकि सर आपको पता है कि 2 बिंदुओं से रेखा बनेगी, तो जितने बिंदु हैं उनमें से 2 लेकर एक रेखा बन जाएगी, माइनस MC2। MC2 क्यों, कि जो बिंदु आपके सररेखीय हैं वो आपकी एक ही लाइन में आ जाएंगे, जैसे ये आपके एक ही लाइन में आ गए, फिर भी ये रेखा कितनी बनी, एक ही बनी। वो आपकी एक ही लाइन में आए तो उनको घटा दो, क्योंकि उनसे कोई रेखा नहीं बनेगी, फाइनल रेखा आपकी एक ही बनेगी। तो फाइनल रेखा जो एक बनेगी उसे एक को जोड़ दो, बस इतना कर दो। तो NC2 यानी कि बिंदु कितने हैं, 10 है, तो 10C2 यानी कि 10 इंटू 9/2 इंटू 1 माइनस MC2 तो 6C2 तो 6 इंटू 5 2 इंटू 1 प्लस 1। देखो ये काटोगे 5 बार 45 हो जाएगा, तो 45 माइनस ये काटोगे 3 बार, ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस 1, तो कितना होगा सर आपका यहाँ से 31 इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, किसी समतल में 5 बिंदु है, कोई समतल है उसमें आपके 5 बिंदु है, यदि उनमें 3 बिंदु सररेखीय हों, जो 3 बिंदु हैं वो सररेखीय हैं तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब पूछ रहा है, ऊपर पूछ रहा था सर रेखा, नीचे पूछ रहा है त्रिभुज, तो उनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ये बताओ मुझे। तो सर त्रिभुज के लिए आपको कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी, त्रिभुज के लिए आपको कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी सर, 3 की, तो NC3। अब मान के चलो जो बिंदु सररेखीय होंगे वो इस बिंदु पे आ गए, मान के चलो ये पॉइंट आपके इस रेखा पर आ गए, तो ये कोई त्रिभुज बना रहे हैं, नहीं बना रहे, तो उनको हटा दो, माइनस MC2। इसमें आपको +1 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, उसमें हम +1 क्यों कर रहे थे कि सर हमारी जो बिंदुओं की रेखा थी वो फाइनल में बनकर एक आ रही थी, भले ही बीच वाले बिंदु कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन फाइनल रेखा बनकर तो एक आ रही थी। यहाँ तो देखो फाइनल बनकर कोई त्रिभुज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या जुड़े, कुछ नहीं, तो NC3 माइनस MC2 MC3 ठीक है, तो NC3 N आपके कितने हैं सर, 5 बिंदु है, तो 5C3, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3C3 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो ये कट के आपका कितनी बार, 2 बार 5 दूनी 10, एक जाएगा यानी कि 9। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो यार लाइक ज़रूर करो। और देखो यार ये मैं आपको मैथ करा रहा हूँ, ई बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप पर अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, मैथ में भी, ठीक है, मैं आपको मैथ की बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, आप ई बुक परचेज करोगे तो वहाँ पर नंबर रजिस्टर करोगे तो नंबर हमें मिल जाएगा, तो हम वहाँ से आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पर क्लिक करके डालना है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, वीडियो सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अगर आपको मैथ के किसी क्वेश्चन में मैंने कराया हो, दिक्कत आती है, तो आप उसे भी वहाँ शेयर कर सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे से इंटैक्ट रह सकते हो, इसलिए वो ग्रुप बनाया गया। तो ई बुक को जाकर परचेज जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और एक भी सिंगल कमेंट ऐसा नहीं है जिसने भी बुक परचेज की हो और वो बोल रहा हो कि मैंने मनी वेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई। बेस्ट बुक तैयार की है आपके लिए, नेवी एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो परचेज जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एकल समुच्चय में कार्डिनल संख्या, एकल समुच्चय की बोले, एकल समुच्चय की आपको कार्डिनल संख्या पूछ रहा है। तो सर कार्डिनल संख्या होती क्या है, समुच्चय में उपस्थित अवयवों के प्रकारों की संख्या कार्डिनल संख्या कहलाती है। तो वही आपको बतानी है कि एकल समुच्चय में कितनी होती। तो सर एकल समुच्चय का मतलब क्या है कि जिसमें एक अवयव हो, और सर जिसमें एक ही अवयव होगा तो उसकी कार्डिनल संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलूँ A बराबर A B
ए सी ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसकी पूछूँ आपको, इसकी कार्डिनल संख्या बताओ। ये एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय में एक अवयव होना चाहिए था। ये आपका परिमित है। परिमित कैसे? 1 2 3 4 जिसमें अवयव संख्या गिनी जा सके उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। तो देखो इसमें आपके कार्डिनल संख्या इसकी मैं पूछूँ कितनी आएगी आपकी? 1 2 3, तो 3 आपकी कार्डिनल संख्या होगी। इस ए को डबल नहीं काउंट करेंगे हम, ध्यान रखना, इस ए को डबल काउंट नहीं करेंगे। तो परिभाषा में मैंने क्या बोला है? अवयव के प्रकारों की संख्या कार्डिनल संख्या होती है। तो एकल समुच्चय में तो एक ही अवयव आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? fx बराबर √x² - 4 डोमेन पूछ रहा है आपको। सर डोमेन निकालोगे, कभी भी आपको अंडर में fx दिख जाए, कभी भी आपको अंडर में fx दिखे, आपको क्या करना है? इस fx को ग्रेटर देन और इक्वल 0 करना है, ग्रेटर देन इक्वल 0 करके सॉल्व करना है। तो जब आप इसे x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल करोगे ना, तो सर यहाँ से आपका इसका क्या हो जाएगा? x + 2 और x - 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करोगे? नंबर लाइन खींचोगे, नंबर लाइन यहाँ पर खींचेंगे, यानी कि माइनस अनंत इधर आएगा, प्लस अनंत इधर आएगा। इसका शून्य कितना निकलेगा? -2। अगर इसे 0 के बराबर करोगे तो -2 निकलेगा, तो -2 मान के चलो यहाँ होगा। इसे 0 करोगे क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, मान के चलो 2 यहाँ होगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, आपको इस तरीके से चलना है हमेशा, प्लस माइनस प्लस। ये चित्र बना लिया। अब क्या देखना है? अब देखना ये साइन को, ये आपका साइन किसका है? बराबर और था। ये आपका साइन किसका है? सर ये आपका साइन है ग्रेटर देन का। अगर ग्रेटर देन का साइन आए तो आपको इस चित्र में से जो प्लस प्लस वाला पार्ट है वो लेना है। प्लस वाला पार्ट कौन सा है सर आपका? एक तो माइनस अनंत से -2, माइनस अनंत से -2 यूनियन 2 से अनंत, 2 से अनंत, यही तो है। माइनस अनंत से -2 यूनियन 2 से अनंत। भाई ये वाला -2 से 2 वाला तो नेगेटिव पार्ट है, हमें लेना कौन सा है? ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो हमें लेना कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया। अब चिन्ह कैसे लगाएंगे? तो सर ध्यान रखना, अनंत पर तो ओपन लगता है, तो अनंत पर हमने लगा दिया ओपन। अब 2 पर क्या बोल रहा है सर? कि ग्रेटर देन इक्वल का निशान है, इक्वल भी है, तो 2 तो आपका बराबर है, तो 2 इसके अंदर आएगा, तो इस पर क्लोज लगाओगे, इस पर क्लोज लगाओगे, इस पर ओपन लगाओगे। तो देखो ये कहाँ दिख रहा है आपको? देखो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए में इसमें ओपन है, इसमें ओपन, इसमें क्लोज, इसमें ओपन, इसमें क्लोज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्यों नहीं है? बी पर आपका अनंत पर कैसा कोष्टक है? क्लोज कोष्टक, लेकिन अनंत पर तो कोई कोष्टक होता नहीं है। सी क्यों गलत है? सी में भी यही बात है, और डी तो नन है। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा है? ए इज़ द राइट ऑप्शन। किस तरीके से निकला? इस तरीके से आपको ये वैल्यू निकालनी है। वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 9 + के 3 i⁻7 का आपको मापांक पूछा रहा है। तो सर मापांक में आपने क्या देखा है कि आपने मापांक हमेशा इस चीज़ का निकाला है कि सर अगर a + i⁻b या a - i⁻b होगा तभी तो आप इसका मापा निकालते हो, √a² + b² करके आप तभी तो निकालते हो। लेकिन सर ये किस टर्म में आ रहा है? 3⁻i⁻7 के रूप में। तो क्या करोगे? आपको बताया कि i⁻7 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपका ये i⁻7 का मान तो 1 हो गया। अब कितना बचा सर? 3 बच गया। अब i⁻3 बच गई। आइटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? -i। तो सर अब इसे हटा दो यहाँ से, -i के लिए यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। तो -i हो गया। अब इसका आपको मापांक पूछा रहा है, तो मापांक कितना हो जाएगा सर? 9 का स्क्वायर कितना होता है सर आपका? 81, ठीक है सर, अच्छी बात है। 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है सर? आपका होता है 9, तो कितना होगा? 90 हो जाएगा ना। तो √90 आपसे किसे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है कि 8 और 14 के का हरात्मक माध्य पूछा रहा है। 8 और 14 का आपको हरात्मक माध्य पूछा रहा है। सर हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab/a+b। तो रखो सर इसमें 2 × 14 अपॉन, इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है सर, 22 हो जाएगा। तो अब आपको काटोगे, इसे 2 से काटोगे, 11 बार कट गया सर आपका, 11 बार कट गया। 14 का गुणा 8 में करोगे तो आपका कितना आएगा? 14 × 112 होते हैं, तो 112/11। देखते किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ये तो सर हमें किसी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन सर अगर आप ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 11 दही कितने होते हैं? 110, 2 जोड़ोगे 112, यानी कि 112/11, यानी कि हमें ये भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ था, तो इतना भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? यदि a वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर बराबर 2i प्लस j प्लस 2k और c वेक्टर बराबर 3i प्लस j प्लस 3k, तो आपको a b c का मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, का मान आपको पूछा गया है। यदि, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि दो संख्याओं के बीच समांतर व गुणोत्तर माध्य 5 व 4 हो तो उनका हरात्मक माध्य आपको यहाँ पर पूछा रहा है, ठीक है। तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको ये क्या करना है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? आपको इसके गुणांक लिख लो, सारे के सारे गुणांक कैसे लिखोगे आप? यहाँ पर 1 1
और -1, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा सर 2 1 2, इसका कितना हो जाएगा सर 3 1 3, ठीक है। इतना हो जाएगा 3 1 3। अब इसका प्रसार करोगे एक्सपेंड करोगे, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 -2 -1 6 -3 दूनी 6 -6, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। -1 इसे यहाँ लाओ 2 -3 2 -3। अब देखो जब यहाँ से तो आपका 1 बच गया, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे 1 ही बचेगा। ये तो 0 हो गया, बात खत्म हुई इसकी। यहाँ से कितना बचा सर आपका -1 बचा, लेकिन -1 का गुणा -1 से कराओगे तो +1 -1 +1। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 2 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हरात्मक माध्य पूछा जा रहा है आपको, और दे क्या रखा है? गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? G² बराबर A/H। गुणोत्तर माध्य का वर्ग बराबर होता है समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य। पूछ क्या रहा है? हरात्मक माध्य। तो H बराबर हो जाएगा सर आपका G²। H बराबर क्या हो जाएगा सर आपका G² अपॉन A, इतना हो जाएगा। G क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य सर आपको कितना दे रखा है? 4। 4 का वर्ग कितना होता है सर आपका? 16। एक कितना दे रखा है? समांतर माध्य 5, तो 16/5, तो 16/5 ऑप्शन नंबर ABC, ठीक है। ABC इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 16/5 ध्यान रखना क्या रिलेशन होता है? G² बराबर A/H। ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? मोनिका ने 7 पत्र लिखे, यदि उस शहर में 4 डाकघर हों तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघर में डाल सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है 7 की पावर 4, 4 की पावर 7, 9 की पावर 2 या 2 की पावर 9, आपको ये बोल रहा है, ठीक है। तो सर कितने डाकघर है? 4 है। मान के चलो पहले डाकघर में वो 7 पत्र डाल दे, या दूसरे डाकघर में डाल दे, तीसरे में डाल दे, चौथे में डाल दे, यानी कि कितनी पावर हो जाएगी आपकी? 4 की पावर 7, ठीक है। 4 की पावर 7 ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? √3 + 4 आइटा का वर्गमूल आपको पूछा रहा है। √3 + 4 आइटा का वर्गमूल, तो मैं आपको क्या बता चुका हूँ? प्लस आ रहा है बीच में, तो माइनस वाले ऑप्शन को भगा दो, इसे भगा दो और इसे भी भगा दो। आगे वाला साइन देखो किसका है? प्लस का है, तो जो ऑप्शन बड़े हैं उनमें से बड़ी वाली संख्या उत्तर आती है। तो आगे वाला साइन इसका प्लस का 1 है, इसका प्लस का 2 है, बड़ा कौन सा है? 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ +3 ना होकर -3 होता तो ऑप्शन नंबर हो जाता डी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 1 - ओमेगा + ओमेगा की पावर ओमेगा² की होल पावर 5 + 1 + ओमेगा - ओमेगा² की होल पावर 5 होल स्क्वायर की होल पावर 5 कितनी है आपकी? 5 का मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सर आपको पता है क्या कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² बराबर 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 + ओमेगा² की वैल्यू निकालूँ तो कितना निकलेगा? माइनस का ओमेगा पहले से है, तो -2 ओमेगा की पावर 5 यहाँ से मिल जाएगा मुझे। अगर यहाँ चलूँ तो 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो -ओमेगा² निकलेगा। 1 ओमेगा² पहले से है, तो -2 ओमेगा² मुझे यहाँ से मिल जाएगा की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब देखना 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मान सर आपका कितना होता है? 2 की पावर 5 का मान होता है सर आपका 32, तो 32 आपका ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है, माइनस का पहले था, और ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा ये, ठीक है सर। आगे बात यहाँ आ जाओ, यहाँ जब 2 की पावर 5 करोगे तो फिर आपका कितना निकलेगा सर आपका? ये -32 निकलेगा, और ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी सर आपकी? ये 10 हो जाएगी। इतना हो गया। अब देखो ओमेगा की पावर 3 का मान आपका 1 होता है, ओमेगा क्यू का मान आपका 1 होता है। तो जब यहाँ आप 3 से डिवाइड करोगे, 32 -32 इसमें से कॉमन आ जाएगा। बताओ मुझे, -32 इसमें से कॉमन आ गया, क्या बचा? ओमेगा की पावर 5 + ओमेगा की पावर 10। अब सर जो आपका ओमेगा की पावर 5 है, इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो ओमेगा² बच जाएगा, तो यहाँ तो आपका ओमेगा² बच गया। इसमें डिवाइड करो तो ओमेगा बच जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है आपकी। तो ओमेगा में 3 से डिवाइड दोगे 10 में, तो 3 तरह का 9, 9 तो कट गए पूरे 1 बच गया, तो ओमेगा बच गया। अब ओमेगा और ओमेगा² की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। ओमेगा स्क्वायर कितनी निकलेगी? -1। तो जब यहाँ पर आप -32 × -1 करोगे तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अंडर आइटा का वर्गमूल आपको पूछा रहा है बहुत बार। अंडर आइटा और अंडर आइटा का वर्गमूल आपको बहुत बार पूछा गया, तो दोनों को आपको डायरेक्ट याद रखना है। अंडर आइटा का वर्गमूल होता है 1 + आइटा/√2, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट जवाब है। और माइनस अंडर आइटा का पूछता तो आपका राइट आंसर हो जाता -1 आइटा/√2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए राइट आंसर होता है इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इनको आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से इनको तैयार करना है, ठीक है।
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 का मान आपको पूछ रहा है कि क्या हुआ। ठीक है, तो सर जब इसकी बात करें तो ये आपकी 0.0 की फॉर्म बन रही है। कैसे, जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 और 2 6, 3 2 6, यानी कि आपकी 0.0 की फॉर्म बन जाएगी। तो 0.0 की जब भी फॉर्म बनती है तो क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाओ तो सर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सर आपका 2x माइनस 3, ठीक है, अपॉन 2x प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब जब 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से आपका 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है सर, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1/5, 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, वही आपका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 2x अपॉन साइन 3x, ठीक है, तो 2/3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। जी कैसे हुआ है, देखो कभी भी आपको साइन इनवर्स ए एक्स अपॉन साइन इनवर्स बी एक्स टेन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन टेन इनवर्स बी एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन टेन एक्स अपॉन साइन एक्स। आपको चाहे इनवर्स में लो या सिंपल, ठीक है, साइन और टेन आपको अपॉन में दिख जाए तो इनके जो गुणांक है बस इनका ये गुणांक ले लेना। आपका ये ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, यहाँ भी आपका ए अपॉन बी और यहाँ भी आपका ए अपॉन बी, तो ये इसके जो गुणांक होंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसका गुणांक कितना बन रहा है, 2/3। जरूरी नहीं है इनवर्स में हो या सिंपल हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ उसका गुणांक लेना है। ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 मॉड में x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 का आपको वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है सर, तो 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सर आपको ये क्या दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी आपको जो लिमिट दी जाए, मान के चलो कोई लिमिट दी जा रही है आपको, वही लिमिट आपकी यहाँ जो फंक्शन आ रहा है उसमें से आपकी माइनस हो रही हो और यहाँ आपकी भी माइनस हो, लेकिन ऊपर आपका मॉड हो। जो लिमिट आपकी यहाँ दी जाए वही आपकी मॉड में यहाँ माइनस हो, यहाँ आपका सिंपल माइनस हो। आंसर क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, जो मैंने आपको पहले सिलेबस चला रहा था चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन, उसमें भी आपको कराया था मैंने कि लिमिट आपको सेम दिखे, उस सेम संख्या आपकी माइनस हो रही हो, आपको क्या लगाना है आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट x² - 1 अपॉन 2x + 1। तो इसका आंसर सब आपको कमेंट में कमेंट करके देना है, लिख कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 5 9 13 10 14 18 15 19 23। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है सर, 5 से 10 हुआ 5 का अंतर है, 10 से 15 हुआ 5 का अंतर है, 5 से 9 हुआ 4 का अंतर है, 9 से 13 हुआ आपका 4 का अंतर है। यानी कि आपको रो या कॉलम में किसी भी एक में समान अंतर दिखे, आंसर चुपचाप 0 लगा देना, आगे बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट जवाब है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आगे आए, आप ये मत सोचना सर ये लेंथी क्वेश्चन है, नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है, कभी भी आपको इसके रो या कॉलम में समान अंतर दिखाई दे, आंसर 0 लगाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ABC का होल्डेज पढ़ते हैं या ट्रेस पढ़ते हैं, एक ही होता है, तो पी से चलता है CBA। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, राइट प्रॉपर्टी, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, A बराबर 1 1 0 1, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए आपको पूछा जा रहा है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सर आप ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो, तो आपको क्या करना है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर आपको मॉड ए में, यानी कि जो बिकर्ड में आपको मॉड ए लिख देना है, बाकी अवयवों को 0 कर देना है। बस ये हो गया आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या निकालना है सर, पहले तो आपको मॉड ए निकालना पड़ेगा, मॉड ए निकालोगे तो 1 - 0 तो 1 आएगा, यानी कि 1 1 बाकी सब 0, तो 1 1 बाकी दोनों 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बराबर ABCD में अरिक्त उचित उपसमुच्चय, अरिक्त उचित उपसमुच्चय आपको पूछेगा सर। तो पहले आपको उपसमुच्चय पूछता है कितने होते हैं, 2n होती है, फिर पूछता है अरिक्त उपसमुच्चय। अरिक्त उपसमुच्चय एक 5 वाला हट जाता है, क्योंकि भाई तो रिक्त होता है, तो 15 रह जाते हैं, 2n - 1 हो जाता है। अगर वो बोलता है उचित, तो उचित में एक बराबर वाला भी हट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2n - 2, तो 16 - 2 यानी कि 14। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स माइनस का √3/2 का मुख्य मान आपको पूछा रहा है। ठीक है, तो सर आपको पता है कि कभी भी अगर साइन में माइनस आता है तो वो आपके आगे निकल आता है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन इनवर्स। अब ये आपका √3/2 साइन में वैल्यू कितनी होती है, साइन में वैल्यू होती है सर sin π/3 की, sin π/3 की आपकी वैल्यू होती है sin 60 की।
देखो ये तो इससे ये चला गया, कितना आ गया माइनस का π/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मुख्य मान आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है आपका 2 tan इनवर्स 1/3 का आपको मान पूछा गया है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो 2 × 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है सर, इतना हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर क्या निकलेगा 2/3 और ये हो जाएगा आपका 8/9। तो ये 3 से कितने बार कट गया सर 3 बार, ये 4 बार। तो ये जाएगा आपका ऊपर, तो 3/4 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, दो पासे फेंकने पर यदि अंकों का योग 6 आता है तो प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करनी है, आपके अंकों का योग 6 आता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अंकों का योग सर 7 से कम आता है तो उसमें से एक कम कर दो, जितना भी होता है उसमें से एक कम कर दो, अपॉन 36 कर दो, क्योंकि दो पासे फेंकोगे तो प्रतिशत समष्टि 36 बनेगी। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा आता है तो 13 में से माइनस करके रखा करो। तो यहाँ कितना आ रहा है 6 में से कम करोगे 5, तो 5/36 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बताया। अगर आप मेरी हर वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपको ये पता चल गया होगा अब तो, ठीक है। वैसे स्पेशल वीडियो में एग्जाम के बाद देने कराऊंगा। क्या बोल रहा है, किसी बहुभुज में 35 एकड़ है तो भुजाओं की संख्या। सर बहुभुज का फॉर्मूला क्या होता है उसका, n-3/2 इसका फॉर्मूला होता है, बराबर कितना सर 35 है। अगर मैं इसे इधर ले जाता हूँ 2 को, तो इधर कितना हो जाएगा सर आपका 70 हो जाएगा, फिर 70 हो गया। अब देखो n-3 बराबर आपका 70 हो गया। यहाँ आपको n की ऐसी वैल्यू गुणनखंड करनी है कि आपको 3 का डिफरेंस दिखे, 10 को 7 का, यानी कि 10 और मैं 7 कर दूँ, बताओ 2 70 होते हैं, 10 और 7। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ n-3 बराबर 7 × 10, ठीक है। n को बराबर करूँगा 10 हो जाएगा, इसको बराबर करूँगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको गुणनखंड सॉल्व करना नहीं आता है, दिक्कत आता है इसमें, तो आपको क्या करना है, बस इतना रखकर बराबर में रखकर आप उसको ऑप्शन को उठाकर रख देख लिया करो, जिससे भी आपके दोनों साइड बराबर आ जाए, वही आपका आंसर सही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि ए बी बराबर ए तथा बी ए बराबर बी तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सर ये ए बी आपके दो आप भी दे रखे होते हैं और पूछता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ए बताओ या बी बताओ, ए स्क्वायर बताओ या बी स्क्वायर बताओ, कुछ भी बताओ, ठीक है। ये पूछता है आपको, तो आपको क्या करना है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर जो आपको बीच वाला साइन दिख रहा है, जो बीच वाला साइन है बस उसी की सिंगल पावर में आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है 2, तो यहाँ पावर सिंगल, तो सिंगल पावर में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता तो आंसर जल्दी बोलो ए प्लस बी होता, ठीक है। बी स्क्वायर पूछा तो बी होता, ए स्क्वायर पूछता तो ए होता, ठीक है। जो डबल पावर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो बीच में साइन आ रहा है वो साइन होना चाहिए और सिंगल पावर में आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए बराबर 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 और x प्लस 1 सममित है, तो आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सर सममित की कंडीशन क्या होती है, a बराबर a डैश, मैं लिख दिया पहले ही, a बराबर a डैश आपकी किसकी कंडीशन होती है सर, आपकी सममित की। तो सममित के लिए क्या करोगे, यहाँ इसको लिखो 4 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ आपका कितना आएगा, अब ये आपको डैश निकालोगे तो ये तो x प्लस 2 है, यहाँ पर ये आपका x प्लस 1 है। अब आप इसका डैश निकालोगे तो सर कॉलम का रो बनाओगे, रो का कॉलम बनाओगे, तो देखो ये आपका 4 है, ये आपका अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर तैर के x प्लस 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ ले सकते हो। अब हमें क्या करना है कि वैल्यूज़ को हम आपस में बराबर करेंगे। मैं इसके बराबर इसको करता हूँ, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर x प्लस का 2, ठीक है। तो ये इधर जाएगा 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा x, तो x का कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, जिसको ये कंडीशन नहीं पता होगी वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, a बराबर a डैश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 0 के मूल होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इसके मूल पढ़े होंगे, क्या होते हैं ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से आते हैं सर, इस समीकरण के आप गुणनखंड तो कर नहीं सकते हो, गुणनखंड तो कर नहीं सकते हो, कैसे करोगे, आप लगाओगे इसमें श्रीधराचार्य। जब श्रीधराचार्य लगाओगे तो एक वैल्यू आएगी -1 प्लस आयटा रूट 3/2 और एक वैल्यू आएगी -1 माइनस आयटा रूट 3/2। तो ये जो होती है आपकी ओमेगा की और ये होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सीढ़ी का nवां पद आपको 23 n प्लस 27 है, तो सीढ़ी होगी, कौन सी सीढ़ी होगी, आपको ये आपको व्यंजन सीढ़ी दी हुई है, ठीक है। तो AP GP HB, ठीक है। तो आपको इस समीकरण के रूप में जब भी एक सीढ़ी का कोई पद दिया जाए जिसकी पावर 1 हो, ठीक है, तो ये सीढ़ी आपकी निकल कर आती है हमेशा AP। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, SN बराबर 8n स्क्वायर प्लस 3 हो, तो डी का मान यानी कि आपको सार्व अंतर बताना है। तो सर ध्यान रखना, आपको स्क्वायर का टर्म जब भी दिया जाए, स्क्वायर वाला टर्म दिया जाए और आपको सार्व अंतर पूछा है,
तो एन स्क्वायर के गुणांक जो हो उसका डबल कर देना। एन स्क्वायर के गुणांक का दूना ही आपका सार अंतर होता है, तो और एन स्क्वायर गुणांक 8 का दूना 16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या आपकी कितनी होती है। तो सर परिमित समुच्चय आपकी अवयवों की संख्या होती है, जिसे परिमित समुच्चय होता क्या है कि जिस समुच्चय को आप जिसके अवयवों को आप गिन सकते हो वही आपका परिमित समुच्चय नाम से पता चल रहा है, यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, गिनी जा सके, अवयवों की संख्या आपकी गिनी जा सके वही आपका क्या होता है, परिमित समुच्चय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। शक्ति समुच्चय में अवयवों की संख्या, शक्ति समुच्चय आपका होता क्या है, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी कि कोई आपके पास समुच्चय है, आप उसके उप समुच्चय निकालोगे, उप समुच्चय कितने होते हैं 2 की पावर n, उनका एक समुच्चय बना दोगे तो वो क्या हो गए, शक्ति समुच्चय बन गया। उसमें अवयव पूछ रहा है तो अवयव तो उतने ही रहेंगे जितने उप समुच्चय थे, उप समुच्चय थे 2 की पावर n थे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 की पावर n रहेंगे। अपरिमित समुच्चय में की कार्डिनल संख्या, जो आपका अपरिमित समुच्चय होता है उसकी कार्डिनल संख्या आपको पूछी गई है। सर अपरिमित समुच्चय क्या होता है कि अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या नहीं गिनी जा सके। जब अवयवों की संख्या ही नहीं गिनी जा सकती तब हम उसमें कार्डिनल नंबर भी नहीं बता सकते कितने होंगे, क्यों, क्योंकि सर हम गिन नहीं पाएंगे उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन कि गिनी नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, cot π/4 का आपको आवर्तकाल पूछा रहा है। सर आवर्तकाल आपका होता कितना है, आवर्तकाल होता है सर आपका साइन कोस टेन साइन कोस सेक कोसेक, इसका जो आवर्तकाल होता है सर वो होता है आपका 2π। टेन और कॉट का आवर्तकाल होता है आपका पाई, आपको याद रखना है। तो कभी भी आपको इस तरीके से गुणे में या भागवत टर्म दिया जाए तो जितना उसका रियल एक्चुअल आवर्तकाल होता है उसके बराबर कर दो, यानी कि x/4 बराबर में करता हूँ किसके पाई के, क्योंकि कॉट का पाई होता है, तो x बराबर जो 4π है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इसमें कुछ जुड़ जाता +1, इसमें तो कुछ घट जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, केवल गुणे वाली संख्या से और भाग वाली संख्या से मतलब है। जो आपका एक्चुअल आवर्तकाल है उसके बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन 18 का मान पूछा जा रहा है। सर ये वैल्यूज आपको सारी याद होनी चाहिए, साइन 18 cos 72 साइन 36 सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आपका फंस जाता है यहाँ से भी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है √5 - 1/4 साइन 18 की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉट एच एक्स यानी कॉट हाइपरबोलिक एक्स का मान पूछ रहा है। तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स का मान कैसे निकालोगे सर, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का मान होता है e⁻x + e⁻− अपॉन e⁻x - e⁻−x। ऑप्शन नंबर डी है, सी है वही आपका करेक्ट जवाब है। आया कहाँ से, देखो ये होता है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान, साइन एच एक्स का मान, और ये होता है आपका कॉस एच एक्स का मान, ठीक है, कॉस एच एक्स का मान। तो इसके अपॉन में इसे पुट करोगे तो 2 से 2 चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये दोनों और एक तीसरा क्या, साइन स्क्वायर एच एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एच एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 0 से 2 आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x दिया हुआ है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि जहाँ से हमारी लिमिट जा रही है वहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो, जहाँ तक जा रही है वहाँ से पहले रुक जाओ, वही आपका आंसर है। तो क्या यहाँ से जा रही है 0 से 0 + 1 + 2 तो करोगे नहीं क्योंकि 2 तक जा रही है, तो आंसर कितना होगा इसका 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 0 से π/2 sin qx dx अपॉन cos qx प्लस के sin qx। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आए 0 से π/2 लिमिट हो, cos ऊपर हो sin नीचे हो, tan ऊपर हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको ये देखना बस पावर आपकी सेम होनी चाहिए, पावर आपकी सेम है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी है ना, यहाँ भी है ना, चाहे कॉट में हो चाहे साइन में हो चाहे कॉस में किसी भी फंक्शन हो, बस पावर देखना, पावर जो एन है वो सेम होनी चाहिए। आंसर π/4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x³ का log x के सापेक्ष अवकलन आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो सर जिसके सापेक्ष आता है वो टर्म आपके नीचे आता है, जिसके सापेक्ष बोले वो आपका टर्म नीचे आएगा। जैसे अब क्या बोल रहा है, ऊपर आपको क्या बोल रहा है x³ का, तो x³ का कितना हो जाएगा 3x², जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसका टर्म नीचे आएगा। log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x का लपक कर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो x² पहले से x हो जाएगा तो 3x³ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। जो बोले किसके बोले इसके सापेक्ष होता हो तो वही टर्म नीचे आएगा, बस वही टर्म नीचे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ए में 3 अवयव तथा बी में 2 अवयव तब ए से बी की ओर संबंधों की संख्या। तो सर ए से बी की ओर संबंधों की संख्या होती है 2m × n। 2m × n आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है आपको 2⁶, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएंगे ना, तो 2⁶। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, tan 1x का cot 1x के सापेक्ष आपको अवकलन पूछा रहा है। तो सर tan 1x का cot 1x के सापेक्ष अवकलन मैंने क्या बोला है, जो जिसके सापेक्ष वो नीचे आएगा, तो tan 1x का क्या होता है 1/1 + x² अपॉन cot 1x का -1/1 + x²। तो इससे ये पूरा कट गया कितनी बार, -1 बार, क्योंकि इसके माइनस आ रहा है बस इतना ही तो अंतर है, तो -1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपका इसी बार जो एनडीए के एग्जाम निकल गया उसमें आया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x। तो सर जब लिमिट रखोगे तो 0.0 की फॉर्म बन रही है, क्या करोगे, अवकलन करोगे एल हॉस्पिटल लगाकर, e⁻x का e⁻x log a
अपॉन 1 हो गया, इसका लिमिट रखोगे a की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, ये कितना हो जाए आपका log a, ठीक है। लेकिन आपका e तो बेस में होता ही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी पर शेयर जरूर मारना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपके जो ई बुक है, ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर उसे डाउनलोड जरूर करना। कोई दिक्कत आ रही है मैथ्स के किसी क्वेश्चन में, वहाँ आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो वहाँ आपके डाउट्स हैं उसका सोल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। अगर आप ऐड हो चुके हो तो अच्छी बात है, जो ई बुक है उसका रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे दूसरों को मदद मिले। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।